ये ड्रेस मेरी है? नहीं, तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस जो हमें सुनने में तो बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से नहीं सीखते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्पीकिंग प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे करें। So without any delay, let's start. Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I will teach you these sentences. और इन सेंटेंसेस को सिखाने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे डेली वॉच करते हैं। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि प्लीज आप एक रेजोल्यूशन बना लें। आज से मैंने 10 सिखाना स्टार्ट कर दिया है, तो डेली डेली मेरी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करते रहें और खूब सारी मेहनत करें, जिससे कि आप अच्छे से इंग्लिश सीख जाएं और अपने आप में बदलाव को देख सकें। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी दिस, यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज। अगर आपने हमारा स्टेप नंबर 9 नहीं देखा है तो प्लीज देख लें, उसमें सारी मीनिंग आपको मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि दिस के साथ जब हम टेंस बनाते हैं तो क्या यूज होता है। हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब आती है, और दैट के साथ इज, दीज के साथ आर, और दोज के साथ हमेशा आर होता है, क्योंकि ये ज्यादा वस्तुओं के लिए यूज होता है। दिस का यूज हमेशा वन चीज के लिए यूज होता है, सिंगल थिंग के लिए, और वह का यूज भी सिंगल थिंग के लिए यूज होता है। और ये का यूज दीज, दीज मीन्स ये होता है जब ज्यादा चीजें होती हैं तो हम दीज का यूज करते हैं, और जब ज्यादा चीजें होती हैं तो दोज का यूज करते हैं। अब देखते हैं यह, वह और ये वे में डिफरेंस क्या है। जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम दिस का यूज करके उसको बनाते हैं, जैसा कि मैंने पिक्चर में डिस्क्राइब किया है। ये बॉल पास में है तो इसको यह करके बोलेंगे, और जब दूर है कोई चीज तो उसको वह करके बोलेंगे। यही नियम यहाँ लागू होता है। जब कोई चीज पास में है लेकिन ज्यादा है तो ये का यूज करेंगे, और जब कोई चीज दूर है तो उसमें वे का यूज करेंगे, और ज्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वन थिंग के लिए दिस या दैट का यूज होता है, और ज्यादा चीजों के लिए दीज या दोज का। और डिफरेंस क्या है कि अगर पास में कोई चीज होती है तो दिस का यूज होगा, और दूर कोई चीज होती है तो दैट का। पास में कोई चीजें हैं तो दीज का यूज होगा, और दूर चीजें हैं तो दोज का यूज होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब याद करना पड़ेगा कि दिस के साथ इज, दैट के साथ इज, दीज के साथ आर, और दोज के साथ आर आता है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। लिखा है यह एक गेंद है, सबसे पहले आएगी यह की इंग्लिश। यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। कोई भी ऑब्जेक्ट पास में होता है तो दिस यूज करते हैं। हम लिख देंगे दिस। अब दिस के साथ क्या ऐड होता है, याद रखेंगे, हमेशा इज आता है, इज लिख देंगे। अब लिखा एक गेंद, तो सबसे पहले यहाँ पे एक की इंग्लिश आएगी, उसके बाद गेंद की इंग्लिश आएगी। एक के लिए लगाएंगे अ, और गेंद के लिए लगाएंगे बॉल। बन गया सेंटेंस, दिस इज अ बॉल। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता, किताब होती या यहाँ पे घड़ी होती, तो हम उसको उस बॉल की जगह उसको लिख देते। अगर यहाँ किताब होती तो हम लिखते दिस इज अ बुक। अब देख, वह मेरी घड़ी है, ये घड़ी दूर है, अभी मैं बता रही थी दूर की चीजों के लिए वह का यूज होता है। वह की इंग्लिश होती है दैट। याद रखें, वह की इंग्लिश होती है दैट। जितनी भी हमसे दूर वस्तुएं रखी होती हैं उनको हम दैट लगाकर बोलेंगे, और दैट के साथ भी आता है इज। अब इसमें लिखा है मेरी घड़ी, तो सबसे पहले मेरी की इंग्लिश आएगी और फिर घड़ी की। मेरी की इंग्लिश होती है माई। अगर आपने स्टेप 9 नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख लें, उसमें मैंने इसकी इंग्लिश भी पढ़ाई थी, मेरी, तुम्हारी, हमारा। अब घड़ी की इंग्लिश आ जाएगी वॉच। फ्रेंड्स याद रखें, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, घड़ी है या गेंद है, अब उसके पहले अगर कोई शब्द दिया गया है, मेरी, तुम्हारी, उसकी, या मान लीजिए कह देते छोटी घड़ी है, रेड घड़ी है, या घड़ी का नाम दे देते, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आती, तब वॉच आता है। ये जरूर याद रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तुम्हारे फूल हैं, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? ये की। ये की इंग्लिश क्या होगी? दीज।
और दीज के साथ यूज होता है आर, याद रखें। अब उसके बाद लिखा तुम्हारे फूल, तुम्हारे फूल। तो सबसे पहले तुम्हारे की इंग्लिश आएगी, उसके बाद फूल की इंग्लिश आएगी। तुम्हारे की इंग्लिश होती है योर, और फूल की इंग्लिश होती है फ्लावर्स। यहाँ पे ज्यादा फूल है तो हम फ्लावर नहीं लिखेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे। दीज आर योर फ्लावर्स, ये तुम्हारे फूल हैं। अगर फ्रेंड यहाँ पे तुम्हारे की जगह लाल लिखा होता तो हम लिख देते रेड फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखेंगे वे उसके पेन हैं, ये पेन दूर है इसलिए यहाँ पे वे का यूज हुआ, और वे की इंग्लिश होती है दोज, THOSE, दोज। दोज के साथ यूज होता है आर। उसके पेन, उसके की इंग्लिश होती है हिज, और हिज के साथ आता है, हिज के साथ आएगा पेन्स, ज्यादा है पेन इसलिए हम पेन में एस को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड अब देखते हैं कि निगेटिव में ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आप किसी चीज को बताते हैं कि यह किताब नहीं है, यह पेन नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह एक गेंद नहीं है। सबसे पहले यह की इंग्लिश आएगी, यह को कहते हैं दिस, फिर है की इंग्लिश आएगी इज, दिस इज। अब अगर नहीं दिया गया है वाक्य में तो दिस इज, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। कोई भी निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य, तो याद रखें इज नॉट यूज होगा। अब इसके बाद बचा आपका एक गेंद, तो इंग्लिश आ जाएगी आ बॉल। दिस इज नॉट आ बॉल। कोई भी निगेटिव सेंटेंस बना हो तो हम ये इसके बाद में नॉट, इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट, आर के बाद नॉट का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं, याद रखें। अब लिखा है वे उसके पेन नहीं हैं, तो वे की इंग्लिश अभी हमने बताई थी दोज होती है, तो दोज यूज कर देंगे, और दोज के साथ आर आता है, और इसमें नहीं दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नॉट का यूज करेंगे। हम नॉट को और कहीं नहीं लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए आर के साथ ही इसको ऐड करेंगे। अब लिखा है उसके पेन, तो उसकी की इंग्लिश होती है हिज और पेन। अब यहाँ पे पेन ज्यादा है तो हम पेन नहीं लिख सकते, पेन्स लिखने पड़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट, दोज आर नॉट हिज पेन्स, ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह तुम्हारी बोतल है? क्वेश्चन में आ गया। अब देखिए हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है सेंटेंस में तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है, उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? वह दिया गया, वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा इज, तो हम इज को सबसे पहले लिखेंगे। इसको याद रखें, सबसे पहले किसको लिखेंगे? इज को, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है, याद कर लें। अब आएगी इंग्लिश वह की, दैट। अब उसके बाद क्या बचा? तुम्हारी बॉटल, तो हम यूज करेंगे योर बॉटल, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पेन कहाँ हैं? फ्रेंड्स याद रखें, जब सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है, और जब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो सबसे पहले उसकी ही इंग्लिश आती है। कहाँ को कहते हैं? वेयर, वेयर। अब उसके बाद यही प्रोसेस चलती है, इसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आती है, तो वेयर के बाद में आ जाएगा आर, क्योंकि इसमें पेन ज्यादा है। कहाँ है? उसके पेन कहाँ है, यानी कि ज्यादा पेन है। अगर लिखा होता उसका पेन कहाँ है तो फिर वन होता, तो यहाँ पे ज्यादा पेन है इसलिए हम वेयर आर यूज करेंगे। अब किसकी इंग्लिश आएगी? उसके पेन, तो हिज उसके के लिए यूज होता है हिज, और पेन ज्यादा है तो हम पेन्स लिखेंगे, और पीछे क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। वेयर आर हिज पेन्स, उसके पेन कहाँ हैं। इन सभी वाक्यों को ध्यान से देखें, और अपने आप अपने घर में जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पास में वस्तुएं हैं, उनको आप कैसे बोलेंगे, और जो दूर है उनको आप कैसे बोलेंगे, ऐसे आप सेंटेंस और भी सेंटेंस अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। अब सीखते हैं। अब जो मैं आपको सेंटेंस सिखाने वाली हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन्हें सही से नहीं सीखते हैं तो आप बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, और इनको सीखेंगे और फिर घर पे इनकी कैसे प्रैक्टिस करें वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लिखा है यह ड्रेस मेरी है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें ऐसे लिखा था कि यह मेरी ड्रेस है, मेरी किताब है, मेरी कुर्सी है, मेरी गेंद है, या एक गेंद है, ऐसे आ रहा था ऑब्जेक्ट। अब ये यह के साथ में ही ऑब्जेक्ट जुड़ गया है। जब यह के साथ में जुड़ गया है तो सेंटेंस कैसे चेंज हो जाता है वो हम आपको बताएंगे। मेरी है, अब यहाँ पे मेरी सिंगल लिखा है, ध्यान देंगे, मेरी के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। अगर यहाँ लिखा होता मेरी ड्रेस तो ये सेंटेंस वैसे ही बन जाता दिस इज माई ड्रेस, लेकिन अब यहाँ पे ये लिखा है यह के साथ में ड्रेस लिखी, मेरी के बाद कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर आपको पता है कि मेरी के लिए माई आता है तो ये सेंटेंस माई लगा के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने स्टेप 9 में पढ़ाया है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो यहाँ पे उसका यूज होगा। देखते हैं कैसे बनेगा। यह ड्रेस, याद रखें जब यह वह ये वे के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इंग्लिश भी उसके साथ आती है, उसको अलग नहीं करते हैं, याद रखेंगे। तो यह ड्रेस लिखा है तो हम पहले दिस ड्रेस ही लिखेंगे, हम दिस इज नहीं लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने ध्यान दिया, अगर ये होता वाक्य कि यह मेरी ड्रेस है तो हम दिस इज का यूज करते और माई ड्रेस का यूज कर देते, लेकिन इन्होंने यह ड्रेस पहले बोला है तो हम पहले दिस ड्रेस लिखेंगे। अब इसके बाद हम यह है की इंग्लिश लगाएंगे इज। अब मेरी की इंग्लिश क्या आएगी, माइन। यहाँ पे माई का यूज नहीं कर सकते हैं, अगर आपने माई का यूज किया तो गलत हो जाएगा। माई कभी भी सिंगल नहीं आता, उसके साथ में ऑब्जेक्ट जरूर होता है, तो हम यहाँ माइन लगाएंगे। और ये सेंटेंस स्पीकिंग में बहुत यूज होता है, कोई भी चीज होती है तो बच्चे भी क्लास में मोस्टली बोलते ये इरेजर मेरी है, ये कॉपी मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसके लिए यूज होगा दिस ड्रेस इज माइन, यह ड्रेस मेरी है, दिस ड्रेस इज माइन, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, ऐसे बोलते हैं। यह तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, ये तुम्हारी नहीं है। तो सबसे पहले यह की इंग्लिश आएगी दिस इज, है के लिए इज आ गया, नहीं के लिए आएगा नॉट। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारी सिंगल दिया गया है, मतलब जब किताब की बात हुई है, ड्रेस की बात हो रही थी तो ड्रेस के लिए यूज हो रहा है कि उसने कहा यह ड्रेस मेरी है, तो उसने कहा यह तुम्हारी नहीं है, केवल तुम्हारी बोल दिया है, ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो यहाँ पे योर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा योर्स का यूज। ये तुम्हारी नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। अगर फ्रेंड यहाँ पे हम केवल योर को लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो याद रखें जब तुम्हारी, मेरा, हमारा सिंगल में वर्ड्स आते हैं तो फिर उसमें इनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। स्टेप 9 में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं वॉच की है वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या यह मेरी है। अब किसी ने पूछा कि क्या यह मेरी है, तो क्या की इंग्लिश नहीं आएगी। मैंने आपको अभी बताया था कि जब क्या सबसे पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो इंग्लिश सबसे पहले आएगी। तो इसमें यह है तो हमको पता है कि इज आएगा, तो इज को सबसे पहले लिखेंगे और फिर यह की इंग्लिश आ जाएगी इज दिस। अब फिर वही बात आ गई, मेरी सिंगल दिया गया, मेरी के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो माई नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे माइन। इज दिस माइन, या ये होता है क्या ये तुम्हारी है तो हो जाता है इज दिस योर्स, क्या यह हमारी है तो होता है इज दिस अवर्स, ऐसे यूज होता है। आप पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए, क्या वे कपड़े उसके हैं, क्या सबसे पहले दिया है तो क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, ये याद रखना है। अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज आएगी कि आर आएगी, पहले इसको सोचा करें। तो यहाँ पे वे कपड़े दिया गया यानी कि ज्यादा कपड़े हैं, तो यहाँ इज नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा आर। है के लिए आर आएगा, उसको हम सबसे पहले रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाक्य हमारा क्या से शुरू था। जब हम किसी से क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये तुम्हारा है, मेरा है, तो इज या आर से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। उसके बाद
आर के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा, वे कपड़े। यहाँ पे उसके कपड़े नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया वो वे कपड़े। तो सबसे पहले वे कपड़े की इंग्लिश आएगी, आर दोज क्लास। अब उसके के लिए उसके गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। अगर बॉय होता है तो उसकी इंग्लिश हिज होती है, और गर्ल होती है तो उसकी इंग्लिश उसके की हर्ष होती है। तो जैसे यहाँ पे बॉय है तो हम हिज कर देंगे। क्या वे उसके कपड़े हैं, आर दोज क्लॉथ्स हिज। क्या वे कपड़े उसके हैं, तो आर दोज क्लॉथ्स हिज। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी घड़ी कौन सी है। किसी ने पूछा तुम्हारी घड़ी कौन सी है, तुम्हारी बाइक कौन सी है, कोई भी सेंटेंस हो तो कौन सी के लिए याद रखेंगे, वर्ड होता है विच। विच माने होता है कौन सा, याद रखें। तो सबसे क्वेश्चन वर्ड जब बीच में है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश आएगी, याद रखें। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले रखी जाती है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब इज लगाएं कि आर लगाएं, वो ऐसे पता चलता सब्जेक्ट को देखकर। तुम्हारी घड़ी, यहाँ एक घड़ी की बात हो रही, 4 घड़ी की बात नहीं हो रही, तो इसलिए इज का यूज होगा। विच इज, तुम्हारी घड़ी की इंग्लिश क्या होगी, योर वॉच। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, विच इज योर वॉच, तुम्हारी घड़ी कौन सी है। अब हम इससे रिलेटेड बहुत से सेंटेंस सीख सकते हैं, तुम्हारी घड़ी कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, तो विच इज का यूज करके हम बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जितने भी सेंटेंस मैं पढ़ा रही हूँ, अगर घर में आप चाहें तो एक एनबी बना लें, उसमें नोट करके भी सीख सकते हैं, या मेरी माने तो ज्यादातर इनको स्पीकिंग में डायरेक्ट इंग्लिश में ही यूज करें। आपके घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, आप उनको आज से ही बोलना, डिस्क्राइब करना चालू कर दें। जैसे आपके पास जो वस्तुएं रखी हैं, आप उनको दिस इज करके बोलें, दिस इज माई चेयर, दिस इज रेड चेयर, दैट इज सीलिंग फैन, दैट इज टेबल फैन। या ज्यादा वस्तुएं हैं तो आप बोलेंगे दीज आर माई फ्लावर्स, दोज आर रेड फ्लावर्स। तो आप जितना स्पीक आउट करना चालू करेंगे और अभी से छोटे छोटे सेंटेंस को स्पीक आउट करना चालू करेंगे, तभी आप बड़े सेंटेंस बोल पाएंगे। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम हमेशा यही सीखते रहते हैं कि अभी कहाँ हमें इंग्लिश आती है, अभी सारे सेंटेंसेस अच्छे से आ जाएं, बहुत अच्छे से हम इंग्लिश सीख जाएं तब बोलेंगे। उसके चक्कर में हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप जो भी व्यूअर्स मुझे डेली सुनते हैं, सारे वीडियो डेली देखते हैं और वो आज से ही इंग्लिश स्पीक आउट करना चालू कर देंगे, ये सिंपल सेंटेंस आपको लग रहे हैं, अगर आप इन्हीं को बोलना शुरू कर देंगे तो आप एक दिन बहुत जल्दी ही इंग्लिश में बोलने लगेंगे और सीख भी जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपको बस ये लगता है मुझे तो बनाने आते हैं, मैं तो बना लेता हूं, तो केवल बना लेने से आप नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, स्पीक आउट करना पड़ेगा। तो प्लीज अगर आप सीख रहे हैं तो इनको बोलने में यूज भी करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास में ये वाले सेंटेंस बहुत यूज होते हैं, ये किताब किसकी है, ये पेन किसका है, इरेजर किसकी है, बच्चों की चीजें गिर जाती हैं, फिर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो इनको रट लें कैसे बोलते हैं और फिर उसके बाद उसका यूज करना चालू कर दें। और मुझे पता है जो भी स्टूडेंट या पेरेंट्स, कोई भी जो भी आप वॉच कर रहे हो, अगर आप आज से ही स्पीकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं इन सेंटेंस का, तो एक दिन आप बहुत जल्दी फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप सारे सेंटेंस सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यह किताब किसकी है। किसकी, कौन सा और किसकी, कौन सा के लिए विच आता है और किसकी के लिए हु जाता है। तो सबसे पहले आएगी हुज। हुज। अब देखते हैं इज आएगा कि आर। किताब किसकी है, एक ही किताब है यहाँ पे, तो इज का यूज होगा। हुज इज, यह किताब। हमने कहा था जब यह के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी इंग्लिश उसके साथ आती है, हुज इज दिस बुक। आप घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पूछ सकते हैं हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस इरेजर, हुज इज दिस पेंसिल, ऐसे करके बोले। अब बोलना स्टार्ट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्या ये ताजे फल हैं? मान लीजिए आप कहीं शॉप पे फल लेने गए या सब्जी लेने गए, तो आप पूछते हैं क्या ये ताजे हैं, क्या ये ताजे फल हैं? तो क्या की इंग्लिश तो आएगी नहीं, क्योंकि इसके यहाँ सबसे पहले आया है, और ज्यादा चीजें के लिए पूछ रहे हैं हम, तो इच का नहीं आर का यूज करेंगे। मैनी थिंग्स के लिए आर आता है, और ये ताजे फल हैं तो आर के बाद यूज होगा दीज।
कैसे फल हैं? ताजे फल। तो ताजे फल की इंग्लिश होगी फ्रेश फ्रूट्स। क्या ये ताजे फल हैं? आर दीज फ्रेश फ्रूट्स, ऐसे हम बोल देंगे। वे कारें किसकी हैं? आपको नहीं पता किसकी कार खड़ी है या बाइक है या किसी की कुछ वस्तुएं हैं, वे कपड़े किसके हैं, तो इसको बोलने के लिए कैसे यूज करेंगे? किसकी की इंग्लिश हो जाएगी हुज। सबसे पहले लिखेंगे हुज। अब यहाँ पे देखा कारें ज्यादा हैं इसलिए इच का यूज नहीं होगा, आर का यूज होगा। हुज आर, और वे की इंग्लिश होगी दोज। कारों की इंग्लिश होगी कार्स, CARS। हुज आर दोज कार्स, वे कारें किसकी हैं? अगर होता वे कपड़े किसके हैं तो हो जाता हुज आर दोज क्लॉथ्स, ऐसे बना देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अभी तक है और है की बात हो रही थी। अब अगर हम कोई बात पास्ट की करना चाहें, था या थे आ जाए, तो वाज मीन्स था होता है और वर मीन्स थे। एक चीज के लिए वॉज आता है और ज्यादा चीजों के लिए वर। मान लीजिए आपने किसी को फ्रेंड को घर दिखाया, आपने कहा ये घर मेरा था, यानी कि पहले था अब नहीं है, तो इसको किससे बनाएंगे? था यूज हुआ है तो हम वाज का यूज कर देंगे। और लिखा है यह घर, तो आप सबसे पहले दिस हाउस लिखेंगे, यह घर दिस हाउस। अगर होता कि यह मेरा घर था तो आप सबसे पहले दिस लिखते, उसके बाद वॉच के बाद तब माई हाउस यूज होता, लेकिन यह घर सबसे पहले है तो सबसे पहले आएगा दिस हाउस। और था लगा है तो हम वॉज यूज करेंगे। अब मेरा सिंगल आया है तो माइन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह साइकिल तुम्हारी नहीं थी। वह साइकिल, कोई साइकिल दूर खड़ी है और बता रहे हैं कि वह साइकिल तुम्हारी नहीं थी, तो कैसे बनेगा? वह साइकिल, दैट साइकिल, CYCLE साइकिल, और था की इंग्लिश हो जाएगी वॉज। नहीं दिया गया है, कोई भी नहीं वाले सेंटेंस होते हैं तो नॉट का यूज इज, आर, एम, वाज, वर इनके बाद ही होता है। वॉज नॉट। तुम्हारी सिंगल दिया गया है, यहाँ पे तुम्हारी के बाद साइकिल नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो योर्स लिखेंगे, इसको याद रखें, योर्स। दैट साइकिल वॉज नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं थी। क्या ये तुम्हारे जूते थे? पूछ रहे हैं हम, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले दिया है तो इसकी इंग्लिश नहीं आएगी। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आएगी? हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग थे दिया गया है, थे के लिए क्या यूज होगा? वर, तो सबसे पहले आ जाएगा वर। क्या नहीं था? ये तुम्हारे जूते। अब यहाँ तुम्हारे जूते दिया गया तो इसकी इंग्लिश साथ में आएगी, और सबसे अब वर के बाद यूज होगा सब्जेक्ट दीज। तुम्हारे जूते हैं तो हो जाएगा योर शूज, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर यहाँ सेंटेंस में लिखा होता क्या ये जूते तुम्हारे थे, तो हमें दीज शूज लिखना पड़ता, इसको ध्यान रखें, और फिर हम तुम्हारे के लिए योर्स का यूज करते, लेकिन यहाँ तुम्हारे के साथ जूते आया है इसलिए हमने योर शूज लिखा है। वे पतंगे किसकी थी? किसकी की इंग्लिश क्या होती है? किसका, किसकी? हुज, तो सबसे पहले आ जाएगा हुज। थी, ज्यादा थी, पतंगे लिखा है तो वाज का नहीं वर का यूज होगा, और उसके बाद वे की इंग्लिश आ जाएगी दोज। हुज वर दोज। अब क्या थी? पतंगे, पतंगे ज्यादा हैं तो काइट्स लिखेंगे, हुज वर दोज काइट्स। इट्स इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप औरों को भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से सीख सकें, और घर पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि जब ये सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप स्पीक आउट करने लगेंगे, तभी आगे टफ सेंटेंस भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।